हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है तथा हृदय के बारे में भी जानेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हृदय कितना कितना हृदय का वेट क्या होता है और किस तरीके से सारी प्रक्रियाएं होती हैं, पूरा परिसंचरण तंत्र को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिसंचरण क्या होता है, यानी परिसंचरण सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन को हम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। हमारे शरीर में दो तरह का रक्त बहता है। जो हमारा शरीर है इसमें दो तरीके का रक्त बहता है। एक प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड, यानी शुद्ध रक्त, एक अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त वह होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, वो प्योर ब्लड होता है। और जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, उसमें जो है वो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, यानी अशुद्ध रक्त होता है। तो यानी इन गैसों के आपस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण, यानी परिसंचरण कहते हैं, सर्कुलेशन। इन गैसों के आपस में बदलने की प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दोनों के आपस में बदलने की प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को पूरा कराने वाले अंग को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अतः हम ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जिस तंत्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जिस तंत्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः दो अंगों से मिलकर बना होता है, यानी जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो किन अंगों से मिलकर बना होता है? वो मुख्यतः दो अंगों से मिलकर बना होता है। दो अंग पूरे क्या क्या होते हैं? हार्ट और हमारा ब्लड वेसल्स, यानी हृदय और रुधिर वाहिनियाँ, ये दो अंग हमारे मुख्यतः होते हैं। रुधिर और ब्लड वाहिनियाँ, यानी रुधिर वाहिनियाँ और हृदय होती हैं। अगला जो है हम देख लेते हैं क्या है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हृदय के बारे में। सबसे पहली बार हम देखेंगे अब हृदय के बारे में। हृदय के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। हमारा हृदय के बारे में देखेंगे। हृदय का वेट क्या होता है, हृदय की स्थिति क्या होती है, हृदय मतलब कहाँ पे स्थित होता है हमारे शरीर में, और हृदय का भार क्या होता है। तो हमारे हृदय का औसत वजन जो है 300 ग्राम होता है। औसत वजन जो माना गया वो 300 ग्राम का होता है, जिसमें से पुरुषों का वजन जो है वो 280 से 340 ग्राम होता है। महिलाओं के हृदय का वजन जो है 230 से 280 ग्राम होता है, जो महिलाओं का हृदय होता है। यानी महिलाओं की तुलना में पुरुषों का हृदय बड़ा होता है, यानी पुरुषों का दिल बड़ा होता है महिलाओं को तुलना में। और हमारे हृदय का आकार जो है, जो जिस तरीके से हम सब देखते हैं दिल बना होता है, यानी हृदय का आकार जो होता है उस तरीके से वास्तव में हमारे हृदय का आकार नहीं होता है। हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, यानी फिस्ट शेप होता है। मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय होता है। और जो हमारे हृदय की पोजीशन होती है, यानी इसका जो लोकेशन है, कहाँ पे स्थित होता है, तो ये हमारे छाती के गुहा यानी चेस्ट कैविटी में स्थित होता है। चेस्ट कैविटी। और डिटेल में अगर जाने कहाँ पे होता है, तो ये जो हेड होता है हमारा हृदय, जो गले के पास से एक लंबी सी हड्डी नीचे की तरफ बीचों बीच गई होती है, उसे स्टेर्नम, उस हड्डी को क्या कहते हैं? स्टेर्नम कहते हैं। इस हड्डियों से पसलियाँ जुड़ी होती हैं। इन्हीं जो स्टेर्नम हड्डी होती है गले के बीचों बीच से नीचे की तरफ गई होती है, इसी से हमारी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। इसी में से जो हमारी जो पसली होती है दूसरी और छठवीं पसली के बीच, दूसरी और छठवीं पसली के बीच में स्थित होता है जो हमारा हृदय होता है। अगर पूछा जाए हमारे हृदय का झुकाव, यानी सबसे ज़्यादा हमारा हृदय जो है बीचों बीच होता है हमारा हृदय, लेकिन जो है सबसे अधिक बीचों बीच नहीं होता है। यानी हम देख लेते हैं हमारा दाहिने तरफ सबसे अधिक भाग होता है या बाएं तरफ होता है। तो उसके एवरेज से देखें तो हमारा 20 से 25% दाहिने तरफ, हमारा हृदय जो होता है 20 से 25% दाहिने तरफ और 75 से 80% बाएं तरफ होता है। यानी हृदय का जो सबसे ज़्यादा भाग जो होता है हमारी, वो सबसे ज़्यादा बाईं तरफ होता है।
हृदय में किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, हमारे हृदय में किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए इसे मास्कुलर आर्गन भी कहते हैं। और हमारा हृदय जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करता है, यानी जो हमारा हृदय है ये हमारा मायोजेनिक होता है, यानी मायोजेनिक जो इनवॉलंटरी कार्य करता है, जो मेरी इच्छा के अनुसार ना कार्य करे उसे अनैच्छिक कार्य करता रहता है, बिना आपकी इच्छाओं के कार्य करता रहता है, उसे मायोजेनिक कहते हैं। हृदय के अध्ययन को जो है कार्डियोलॉजी, अगर कोई पूछ ले हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं क्या है पार्ट, यहाँ से हृदय के भाग कौन कौन से होते हैं। हृदय के मुख्यतः 4 भाग, यानी कि हृदय के भागों को हम कोष्ठक कहते हैं। मनुष्य के हृदय के चार भाग होते हैं। हृदय के 4 भाग को जो है इन भागों को कोष्ठक कहते हैं, यानी कोष्ठक मीन चैम्बर्स कहते हैं, चैम्बर्स कहते हैं। ये चारों चैम्बर निम्नलिखित प्रकार के इस तरीके से हैं, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। दायां आलिंद जो होता है उसे राइट ऑरिकल कहते हैं, ऑट्रियम कहते हैं, राइट ऑरिकल कहते हैं। दायां आलिंद को राइट ऑरिकल और दायां नीले को राइट वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। दायां नीले राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद को लेफ्ट ऑरिकल, बायां नीले को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। यानी जो अगर देखा जाए जो हमारा आलिंद तथा नीले है तो इन दोनों की तुलना की जाए तो उसमें से बड़ा जो होता है हमारा नीले सबसे बड़ा होता है। यानी जैसे यहाँ पे देखा हमने दायां आलिंद राइट ऑरिकल, और यहाँ पे दायां आलिंद को कहते हैं राइट ऑरिकल RA, दायां नीले को RV, बायां आलिंद को लेफ्ट A, बायां नीले को लेफ्ट V। यानी आगे देखते हैं हमारा क्या है, आगे प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ से हृदय के कपाट, यानी हृदय के कपाट जो हमने अभी देखा, हृदय में जो है वाल्व क्या होते हैं, हृदय के कपाट यानी वाल्व ऑफ हार्ट, हृदय के कपाट। हमारे हृदय में रक्त को आलिंद से नीले में जाने के लिए छिद्र यानी दरवाज़ा बना होता है, जिसे कपाट कहते हैं। हृदय में 4 कपाट होते हैं जो इस तरीके से दिए गए हैं। यानी जो हमारा हृदय के अंदर कुछ छिद्र बने होते हैं जिससे हमारा रक्त जो है उसमें से जो आलिंद से नीले में प्रवेश करता है। इस प्रवेश करने के लिए जो है हमारे हृदय में छिद्र बने होते हैं। चलिए देख लेते हैं चारों छिद्र क्या होते हैं। इस तरीके से हमारे हृदय में कुल 4 कपाट होते हैं, 4 छिद्र। पहला होता है त्रिबलीय कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व पहले को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें जो होता है 3 छिद्र होता है, क्या होता है 3 छिद्र होता है। इसी कपाट के द्वारा ब्लड जो है हमारा दाएं आलिंद से, जो हमारा रक्त है दाएं आलिंद से जो है दाएं नीले में जाता है। और अगला जो हमारा है द्विबलीय कपाट यानी बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होता है। इसी कपाट के द्वारा जो है बाएं आलिंद से ब्लड बाएं नीले में प्रवेश करता है, बाएं आलिंद से जो है बाएं नीले में प्रवेश करता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का होता है अर्धचंद्र कपाट यानी सेमी लोनर वाल्व होता है। यह कपाट दाएं नीले में होता है। इसका आकार आधा चंद्रमा के समान होता है। इससे ब्लड जो है हृदय से फेफड़े में जाता है, हृदय से जो है फेफड़े में यानी लंग्स में जाता है। अगला हमारा जो लास्ट वाल्व होता है महाधमनी कपाट, ऑर्टिक वाल्व होता है। यह कपाट बाएं नीले में होता है। इसी कपाट के द्वारा जो है ब्लड पूरे शरीर में हमारे प्रवेश करता है, ब्लड जो है पूरे शरीर में हमारे प्रवेश करता है। अगला जो देख लेते हैं हमारा, इस तरीके से आप यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं। हमने इस तरीके से साधारण सा आपको समझाने के लिए फिगर बताया है, ना कि एग्जैक्ट जो है हमारा जो है हृदय का शेप इस तरीके से होता है। हृदय का शेप जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है। हमने यहाँ बताने के लिए बता दिया है, जैसे हमने यहाँ पे बताया इस तरीके से ये तीनों छिद्र जो है ट्राइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ से जो हमने देखा बाइकस्पिड वाल्व है, और ये अर्धचंद्र कपाट यानी सेमी लोनर वाल्व ये है। उसके बाद जो है ऑर्टिक वाल्व जो है हमारा ये होता है, यहीं से ब्लड पूरे शरीर में प्रवेश करता है। और ये जो पार्ट होता है हमारे हृदय का जो है इसे राइट ऑरिकल कहते हैं। और ये जो होता है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से होता है। यानी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, यानी रक्त वाहिनियाँ
क्या होती हैं? रक्त वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स। जैसे हमारे शरीर में पूरे रक्त को संचारित, रक्त को बहने के लिए जो है किसी चीज़ की आवश्यकता तो होगी। तार के नुमा जैसे कुछ आकृति होती हैं, हमारे पूरे शरीर में तार की नुमा फैली हुई हैं, पाइप के आकार की होती हैं, जो पाइप के आकार की होती है, जिसमें ब्लड हमेशा बहता रहता है। इसे ही हम कहते हैं रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं, हमारे पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करने वाले पाइप को रुधिर वाहिनी कहते हैं। यानी हमारे शरीर में 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तीनों का नाम अलग अलग है। यहाँ पे सिरा यानी वेन्स कहते हैं, दूसरा जो है धमनी आर्टरी कहते हैं, तीसरा जो है कैपिलरी केशिका कहते हैं, केशिका। यानी जो सिरा है, जो हमारे हाथों में हरे रंग की पतली पतली नसें की तरह दिखाई देती है, उसे ही सिरा कहते हैं। जो हमारे हाथों में, जब हाथ ऐसे आप फैलाएंगे, हाथ फैलाते हैं तो वहाँ पे दिखाई देती हैं हरे हरे रंग की कुछ नसें दिखाई देती हैं, तो इसी नसों को सिराएँ कहते हैं, सिरा कहते हैं। वास्तव में इसका रंग जो होता है, वास्तव में रंग नीला होता है। इसका रंग बट हमें हरा दिखाई देता है, बट इसका रंग नीला होता है। और ये याद करने वाली बात है, सिराओं में जो है हमेशा अशुद्ध रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड। सिराओं में अगर पूछा जाए किस तरीके का ब्लड बहता है, तो इम्प्योर ब्लड बहता है। सबसे बड़ी सिरा का नाम क्या है? महासिरा यानी बेना कावा, बेना कावा कहते हैं। सबसे बड़ी सिरा होती है बेना कावा। अगला स्टेप पे पहुँचते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ धमनी क्या है। धमनी के बारे में, धमनी जो है, धमनी लाल रंग की होती है और इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है। और सबसे बड़ी धमनी जो होती है आयोर्टा होती है, महाधमनी होती है, महाधमनी होती है। उसके बाद अगला जो है केशिका, यह सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है। यह धमनी तथा सिराओं को जोड़ने का कार्य करती है। केशिका जो है धमनी तथा सिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य पोषक तत्वों का संचार करना होता है। यानी केशिका का मुख्य कार्य जो होता है, ये पोषक तत्वों का संचार करती है। यहाँ से अपवाद, ये याद करने वाली बात है, अपवाद जो एक्सेप्शन में है हमारा, यहाँ से जो होती है फुस्फुस सिरा एक होती है और फुस्फुस धमनी। फुस्फुस सिरा को पल्मोनरी वेंस कहते हैं, फुस्फुस धमनी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। फुस्फुस सिरा जो है एक ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और बाकी सभी सिराओं में, हमने बताया, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और जो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, फुस्फुस सिरा जो है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पे फुस्फुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है और बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम रक्त परिसंचरण की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से हमारे पूरा रक्त परिसंचरण की प्रक्रियाएं पूरी होती है। आइए देख लेते हैं आसान भाषा में, अच्छे तरीके से। यहाँ से देख लेते हैं हम रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया। इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा फिगर बना दिया है आप सभी लोग को समझने के लिए। जो अभी हमने ये फिगर का ओवरव्यू दिया ही है। और ये हमारा राइट ऑरिकल है। यहाँ से जो हमारा ये राइट ऑरिकल है, ये हमने अभी देखा राइट ऑरिकल, और ये हमने राइट वेंट्रिकल देखा था, और यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल देखा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखा था। इतना तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद जो हमने देखा था यहाँ के ट्राइकस्पिड वाल्व, ये 3 जो है 3 छिद्र होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व में। ये बाइकस्पिड द्विबलीय कपाट होता है जिसमें 2 छिद्र होते हैं, सेमिनोलर अर्धचंद्र कपाट होता है, और एक यहाँ पे जो कपाट ये छिद्र होता है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं, इस तरीके से हमने इतना तो देख लिया था। आगे समझते हैं क्या है आगे की प्रक्रिया। यहाँ से जो है हमारा ये पूरा जो है हमारे हृदय का शेप है, हृदय बना हुआ है इस तरीके से। और ये जो है हमारी जो है सुपीरियर वेना कावा, ये जो है निम्नतम सिरा उच्चतम सिरा होती है। 2 ये सिराएँ होती हैं। इन्हीं सिराओं से जो है हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में इन्हीं सिराओं के द्वारा है ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है आता है। उसके बाद जो ये ब्लड होता है, ये प्रक्रिया जो है, ये ब्लड जो है यहाँ जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा हमारे इस राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। और उसके बाद जब यहाँ पहुँचता है तो इसमें से जो हमारा ये सेमिनोरल वाल्व होता है, इसमें इसके द्वारा ये पल्मोनरी
आर्टरी के द्वारा होते हुए ये हमारे लंग्स में पहुंचता है। यहाँ लंग्स जो है हमारा लंग्स में पहुंचता है। यहाँ लंग्स में पहुंचते ही ये जो है CO2 जो है यहाँ से CO2 बाहर हो जाता है। CO2 जो हमारा है यहाँ से बाहर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन युक्त ब्लड बचता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड बचता है तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारा बचेगा। जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहाँ से जो है पल्मोनरी वेंस के द्वारा सीधे आ जाएगा राइट ऑरिकल में आएगा। उसके बाद यहाँ से सीधे जो है बाइकस्पिड वाल में आ जाएगा। बाइकस्पिड वाल से यहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ से ये हमारा जो है पूरे ब्लड में पूरे शरीर में फैल जाता है। आइए यहाँ आगे देख लेते हैं इसको अच्छे से, जो मैंने लिख रखा है यहाँ से पहले उसको समझ लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं एक बार। वैसे आपने ओवरव्यू एक तरीके से समझ लिया। यहाँ देखिए जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो हमारा जलता है तो वहाँ से CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस जब निकलती है तो ये रक्त में जाकर मिल जाती है, जिससे रक्त हमारा अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। और सबसे पहले इम्प्योर ब्लड जो है हमारा इम्प्योर ब्लड है वो उच्चतम महाशिरा और जो है हमने यस भी लिखा था सुपीरियर वेना कावा, तथा निम्नतम महाशिरा, जो निम्नतम महाशिरा नीचे की तरफ की निम्नतम महाशिरा IV से प्रदर्शित किया था। इसके द्वारा हृदय के दाहिने आलिंद में जाती है। दाहिने आलिंद में राइट ऑरिकल में प्रवेश करती है। दाहिने आलिंद में पहुंचता है, वहां से त्रिवलीय कपाट के द्वारा, त्रिवलीय कपाट होता है जहां से रक्त इम्प्योर ब्लड जो है दाहिने नीले में पहुंचता है, दाहिने नीले में जाता है। दाहिने नीले से अर्धचंद्र कपाट के द्वारा जो है फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, जो फेफड़े में यानी लंग्स में प्रवेश करती है। लंग्स में पहुंचता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन युक्त जो है प्योर ब्लड बचता है, ऑक्सीजन से युक्त जो बचता है प्योर ब्लड ही बचता है। प्योर ब्लड जो है हमारा ये फेफड़े से पूरे ब्लड में फुसफुस सिरा पल्मोनरी वेंस के द्वारा जो है फेफड़े से होते यानी फेफड़े से प्योर ब्लड फुसफुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में जाता है, यानी बाएं अलिंद में जाएगा। उसके बाद द्विवलीय कपाट के द्वारा बाएं नीले में पहुंचता है। बाएं नीले में लगे महाधमनी कपाट के द्वारा प्योर ब्लड निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। प्योर ब्लड जो है महाधमनी कपाट के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। यानी महाधमनी कपाट कौन सा है, यहाँ से फिर से आपको दिखा दें महाधमनी कपाट ये है, ये महाधमनी कपाट है। यहाँ से जो है प्योर ब्लड जो हमारा है यहाँ से निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हमारी रही किसकी, इस तरीके से रक्त परिसंचरण की ये पूरी प्रक्रिया होती है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद अगला समझ लेते हैं हम क्या है अन्य जीवों में। जैसे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अन्य जीवों में कोष्ठक क्या होता है, डिफरेंट चैम्बर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कोष्ठक यानी जो होता है यानी चैम्बर्स होते हैं विभिन्न जीवों में, अलग अलग। मनुष्य में 4 होता है, तो इसी तरीके से अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है तो यहाँ से देख लें। मछलियों में मत्स्य में 2 कोष्ठक होते हैं। सांप और मेढक में जो होता है 3 कोष्ठक होता है। मगरमच्छ तथा घड़ियाल में 4 होता है। स्तनधारी जिसमें मानव, कुत्ता, बिल्ली ये सभी आती हैं, इसमें 4 होता है। पक्षियों में मुख्यतः 4 होता है। सबसे ज़्यादा काकरोच यानी तिलचट्टा में 13 होता है, यानी 13 कोष्ठक होते हैं काकरोच में। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको एज इट इज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके जाके पूरे आर्टिकल को एक तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहेंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।